आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप तो जानते ही हैं 2020 सेट 7 XY हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 8 करना था। 7 नंबर तक हम पिछली क्लास में कर चुके थे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों जुड़े हैं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध भी लगा है और प्रेरकत्व भी लगा है। ऐसी कंडीशन पर आपको शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, पावर के लिए। आगे उसी में लिखा है वोल्टहीन धारा का अर्थ समझाइए। वोल्टहीन धारा किसको बोलते हैं उसका अर्थ भी आपको समझाना है। समझाइए कि प्रत्यावर्ती परिपथ में चौक कुंडली के प्रयोग से ऊर्जा क्षय काफी कम हो जाता है। एक ये क्वेश्चन है, अथवा में एक न्यूमेरिकल भी लगा हुआ है, तो एक एक करके करते हैं। पहले इसको किया जाए क्वेश्चन नंबर 8 में और आंसर। देखो बेटा, लिखा है प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करिए जबकि परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व तो दोनों जुड़े हैं। तो यहां पर मैं एक हेडिंग बना लेता हूं, प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति के लिए औसत शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना जबकि परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व तो दोनों जुड़े हैं। प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों जुड़े हैं। ये देखिए बेटा, हमने हेडिंग बना दी कि हमें प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है जबकि परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों लगे हैं। देखिए, अगर परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों लगे हैं मतलब ये एक LR सर्किट हो गया, प्रतिरोध भी लगा है R और प्रेरकत्व भी लगा है L, तो ये एक LR सर्किट है। अब आप याद करके थोड़ा सा बताएं कि LR सर्किट में जो वोल्टेज होता है और धारा दोनों में क्या कलांतर होता है, कौन आगे कौन पीछे रहता है। LR सर्किट में वोल्टेज धारा से कला में फाई कोण अग्रगामी होता है। अब फाई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं उससे, ठीक। चलिए देख लेते हैं। उसके लिए एक काम करेंगे, सबसे पहले इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशंस क्या रहेंगी हमारी, वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे V0 साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन क्या होगी, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। भाई वोल्टेज अग्रगामी है ना, लीडिंग है, और करंट लैगिंग है तो पीछे रहेगी, तो ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ फाई क्या चीज है, फाई है प्रत्यावर्ती परिपथ के वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर, जहां फाई
जहां फाई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा करंट के बीच कलांतर है, वोल्टेज तथा करंट के बीच कलांतर है। देखो हमारा मकसद क्या है, हमें पावर पता लगानी है। आप सभी बच्चों को याद होगा पावर का एक फॉर्मूला सभी ने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू वी आई। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं जो सर्किट मुझे दिया गया है उसका मुझे वोल्टेज मिल जाए, उसकी मुझे करंट मिल जाए, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और पावर की वैल्यू आ जाएगी। यही तो सोचते हैं, तो यही हम करना चाहते हैं। इसलिए परिपथ में शक्ति, परिपथ में शक्ति क्षय आप लिख सकते हैं। P के लिए कौन सा फॉर्मूला बेटा लगाएंगे, V इंटू आई। अब वैल्यू लिख दीजिए, V की जगह पर क्या लिखा जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। और ओमेगा क्या चीज़ है, प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इंटू आई की जगह पे बउआ क्या लिखा जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करिए। तो ये लिखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी और ये आई नॉट है साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसमें हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। याद है आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। तो ए की जगह ओमेगा टी है, बी की जगह पर फाइव है, साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, यानी कि ओमेगा टी इंटू साइन बी, साइन फाइव हो गया। ठीक है, ये बउआ आई नॉट है बेटा यहाँ पे। अब आप एक काम करो, वी नॉट और आई नॉट इन दोनों को एक जगह पर रख लो, वी नॉट इंटू आई नॉट। साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी से करोगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाइव। अब इसी साइन ओमेगा टी को बउआ इसमें भी करवाओगे, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब इसको थोड़ा सा हमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसमें दो का गुणा दो का भाग करेंगे। देखो कैसे, ये दो का हमने भाग दे दिया, ठीक, और एक दो से मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ठीक। अब देखो पावर का फॉर्मूला बउआ क्या बनेगा, वी नॉट इंटू आई नॉट। क्या बता सकते हैं वी नॉट आई नॉट क्या चीज है यहां पर, क्या है वी नॉट बोलिए, वोल्टेज का शिखर मान। वोल्टेज का शिखर मान, महत्तम मान, वोल्टेज का आयाम, ये सब आप बोल सकते हैं। महत्तम मान, शिखर मान, वोल्टेज का आयाम, मैक्सिमम वैल्यू, जो मर्जी आप बोल सकते हैं। अच्छा, आई नोट क्या है बताइए, ये वैद्युत धारा का शिखर मान है, ठीक ऐसे। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, ये हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस 1/2। इसको बेटा देखो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
साइन 2 थीटा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और उसके साथ में साइन फाई, वो साइन फाई। हम इनकी एवरेज वैल्यूज लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दो फंक्शन आ रहे हैं, एक साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक साइन 2 ओमेगा टी, इनके औसत मान भी होते हैं। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होता है, जो एवरेज वैल्यू रहती है, औसत मान, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान होता है 1/2, तथा साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान ये होता है 0। ये मैथमेटिक्स में आपको सीखा होगा, हो सकता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होगी वो 1/2 होती है, और साइन 2 ओमेगा टी के एवरेज वैल्यू 0 रहती है। या सीधी सीधी बात मैं करूं, साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान 1/2 और साइन थीटा का औसत मान 0 रहता है। आप ऐसे ही देख लो ना थोड़ा सा, साइन थीटा की पूरे एक चक्कर के लिए टेबल लीजिए। पूरा एक चक्कर कहाँ पर पूरा होगा, कितने एंगल पर? 2 पाई एंगल पर पूरा एक चक्कर पूरा होगा, 2 पाई एंगल पर ही तो पूरा होगा जाकर के। ठीक, अब 0 से लेकर 2 पाई तक के साइन के सारे मान लो। आप पाओगे कि 0 से पाई तक वही मान प्लस में है, और पाई से 2 पाई तक फिर वही वैल्यूज माइनस में है। अब हम आपसे बोलेंगे 0 से 2 पाई तक के साइन वाले मानों का सबका एवरेज निकालो। आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले सबको जोड़ोगे आप, और जोड़ने पर जब आधी दूर तक वही वैल्यू प्लस में आई है, फिर आधी दूर तक वही वैल्यू माइनस में है, जोड़ने जाओगे तो आंसर क्या मिलेगा? तो सिंपल सी है कि साइन थीटा का औसत मान कितना हो गया। अब स्क्वायर कर लो सबको, फिर सोचो, सबको स्क्वायर कर लो, 0 से 2 पाई तक की वैल्यूज को स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने से क्या होगा, जो माइनस में है वो भी क्या हो गए, अब 0 आएगा क्या औसत? अब तो नहीं आएगा। तो एवरेज करके देखो 1/2 मिलेगा आपको। ठीक, अच्छा, अब ये एवरेज वैल्यू लिख देते हैं। इसलिए प्रत्यवर्ती परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, देखो बउआ इधर ध्यान से देखो, अभी तक हमने परिपथ में शक्ति क्षय लिखा था केवल, और अब हम प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय लिख रहे हैं। आपको पता चला क्यों ऐसा हो रहा है? औसत शक्ति क्षय, और इसे हम P बार से प्रदर्शित करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इनके कौन से मान यूज कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू, औसत मान, इसलिए रख दीजिए। तो क्या मिलेगी, P बार इज इक्वल टू V0 इंटू I नॉट, V0 इंटू I नॉट। ब्रैकेट के अंदर देखो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो गई भैया, 1/2 इंटू कॉस फाई, 1/2 इंटू कॉस फाई माइनस, और बेटा साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या हो गई, 0। जब ये बेटा 0 हो गया तो ये पूरा पद 0 हो गया, पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय का फॉर्मूला मिला, V0 इंटू I नॉट इंटू कॉस फाई अपॉन 2। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं बेटा, V0 अपॉन √2 इंटू I नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाई। ठीक, अब आपको शायद याद हो V0 अपॉन √2 VRMS, V0 है वोल्टेज का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, लेकिन V0 अपॉन √2 इज द RMS वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये P बार विल बी इक्वल टू VRMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS
इंटू कॉस फाई। ठीक, ये औसत शक्ति क्षय का फॉर्मूला बनेगा। इसमें आप वी आर एम एस आई आर एम एस को तो जानते ही हो। कॉस फाई से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। वी आर एम एस वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। आई आर एम एस क्या है? करंट का वर्ग माध्य मूल मान। और फाई क्या है बताइए? फाई तो हमने पहले ही मान लिया है कि फाई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा करंट के बीच कलांतर है। तो फाई, कॉस फाई को क्या बोला जाता है? वेरी गुड, कॉस फाई को बोलते हैं शक्ति गुणांक। अंग्रेजी में इसका नाम रखते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इसको कहा जाता है, शक्ति गुणांक को अंग्रेजी में। तो ये कॉस फाई के बारे में हो गया। और इस तरह से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? हमने वैल्यू निकाल ली औसत शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया। हाँ, इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, क्योंकि ये कौन सा सर्किट है? एलआर सर्किट। क्या आपको याद है एलआर सर्किट के लिए, एलआर सर्किट में ये जो कॉस फाई आ रहा है, इसकी वैल्यू किसके लिए क्या लिखोगे? आप जानते हैं यहाँ सबसे बड़ा असमंजस क्या है? कॉस फाई की वैल्यू, जो सर्किट है हमारा, ये सर्किट है एलआर सर्किट, क्योंकि एल है और आर है इसमें। और एलआर सर्किट के लिए कॉस फाई का मान क्या होगा? तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, एलआर परिपथ में tan फाई की वैल्यू आपको याद होगी, XL अपॉन आर। ये tan फाई की वैल्यू होती है एलआर सर्किट के लिए। अब अगर एलआर सर्किट के लिए tan फाई इतना है तो हमको तो cos फाई चाहिए। देयरफॉर cos फाई इज इक्वल टू, बउआ इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? cos फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन sec फाई। sec फाई को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बराबर sec स्क्वायर फाई, अंडर रूट लगा दिया। cos फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, tan फाई का होल स्क्वायर, XL स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आप बेटा जब इसे सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स से सिंपल सी कर सकते हैं, एलसीएम होगा फिर आर ऊपर आ जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट, हाँ, आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर या XL स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और याद करें एलआर सर्किट के लिए ये प्रतिबाधा है। ठीक, तो cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, ये शक्ति गुणांक की वैल्यू। तो शक्ति गुणांक की वैल्यू आप यहां से यहां तक यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने एक काम किया। कौन सा काम? कि औसत शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त किया, और उसमें cos फाई की वैल्यू कहां से आएगी इस सर्किट के लिए, वो हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अब यहां पर पूछा गया वॉटहीन धारा का अर्थ समझाइए। तो एक काम करें, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम वॉटहीन धारा का अर्थ समझाते हैं आपको। ठीक, नोट करिए जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में ही अब हम दूसरे हिस्से पर आते हैं उसके, जिसमें लिखा है वॉटहीन धारा का अर्थ समझाइए। देखो हम आपको बताते हैं, आप गौर से सुनिएगा कि वॉटहीन धारा क्या होती है। वॉटहीन धारा को ना अंग्रेजी में बोला जाता है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट कहते हैं। क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो या शुद्ध धारिता हो, आपको याद है शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो मैं बात ये कर रहा था कि शुद्ध
प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को याद कीजिए आप। जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में या तो शुद्ध प्रेरकत्व होता है या शुद्ध धारिता होती है। ठीक, अब आप मुझे बताएं कि शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर कितना होता है? 90 डिग्री। याद करिए, जिसमें शुद्ध प्योर इंडक्टर हो या प्योर कैपेसिटर हो, उसमें वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर होता है 90 डिग्री। मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। अब अगर फाई 90 है तो अभी आपने औसत शक्ति का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। उसमें अगर हम फाई की जगह 90 लिखेंगे तो वो हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, इसलिए P बार कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये निकलता है कि शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र वाले प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ होते हैं उनमें वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर 90 डिग्री, अतः फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए शक्ति गुणांक उनका कितना हो जाएगा? 0। अतः इन परिपथों में औसत शक्ति क्षय का मान क्या होगा? 0। तो परिपथ में धारा बहती है, औसत शक्ति क्षय का मान 0 हो जाना इस बात का संकेत नहीं है कि धारा बहना बंद हो जाएगी। परिपथ में धारा बहेगी, बस औसत शक्ति क्षय कैसा रहेगा उसका? औसत शक्ति क्षय उसका 0 के बराबर रहता है। उसमें परिपथ में शक्ति क्षय नहीं होता, एनर्जी या पावर वेस्ट नहीं होती, बर्बाद नहीं होती है। तो ऐसी धारा को, कि धारा बह रही है लेकिन फिर भी सर्किट में शक्ति क्षय कैसा है? 0 है, उसे बोला जाता है वॉटहीन धारा, वॉटलेस करंट कहते हैं। बस इतना सा हमको नोट करना है तो हम लिख देते हैं इसके बारे में। शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता वाले शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा करंट के बीच कलांतर 90 डिग्री होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए परिपथ का शक्ति गुणांक, परिपथ का शक्ति गुणांक कॉस फाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, इसलिए परिपथ में औसत शक्ति क्षय P बार इज इक्वल टू 0 होता है। तो परिपथ का जो औसत शक्ति क्षय होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। अतः यद्यपि इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होती है,
धारा प्रवाहित होती है परंतु परिपथ में औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है। इस धारा को ही वॉटहीन धारा कहा जाता है। इस धारा को ही वॉटहीन धारा कहा जाता है। तो ये हमने बता दिया कि वॉटहीन धारा किसको बोलते हैं। ठीक, देखिए क्या होती है वॉटहीन धारा। शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा करंट के बीच कलांतर 90 डिग्री होता है, ये सब जानते हैं। कलांतर 90 मतलब फाई 90, इसलिए परिपथ का शक्ति गुणांक कॉस फाई का वैल्यू 0, इसलिए परिपथ में औसत शक्ति क्षय पी बार की वैल्यू 0 होता है। अतः यद्यपि इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होती है परंतु परिपथ में औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है। तो उस वक्त जो करंट परिपथ में बह रही होती है ना, उस धारा का नाम रखते हैं वॉटहीन धारा, अंग्रेजी में वॉटलेस करंट। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है समझाइए कि प्रत्यावर्ती परिपथ में चोक कुंडली के प्रयोग से ऊर्जा क्षय काफी कम हो जाता है। तो ये बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताऊं। चोक कुंडली एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में धारा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। सुनिए, रियोस्टेट एक उपकरण होता है, धारा नियंत्रक। देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं। धारा नियंत्रक, एक धारा नियंत्रक होता है जिसे रियोस्टेट कहा जाता है और एक धारा नियंत्रक होता है जिसे आप चोक कॉइल कहते हैं। रियोस्टेट भी करंट को कंट्रोल करता है, चोक कॉइल भी करंट को कंट्रोल करती है। रियोस्टेट जो होता है ये डीसी सर्किट में यूज होता है। कहने का मतलब ये डीसी करंट, डायरेक्ट करंट को कंट्रोल करता है। और जो चोक कॉइल होती है ये अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में यूज होती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं? इसमें करंट को कंट्रोल करते हैं सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ा करके। जब आप परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दोगे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है V/R। जब आप सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ा दोगे तो करंट अपने आप क्या हो जाएगी? कम। और जब आपको करंट ज़्यादा करना हो तो रेसिस्टेंस को कैसा कर दो? कम कर दो। इस तरह से आप कर सकते हो। चोक कॉइल में हम, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट में यूज होता है, इसलिए इसमें हम वॉटहीन धारा का यूज करके उसको कंट्रोल करते हैं, या यूं कह दें कि उसमें हम प्रेरकत्व और रेसिस्टेंस यूज करके हम धारा को कंट्रोल करते हैं। तो क्या होता है कि जो चोक कॉइल होती है, मैं इसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। चोक कुंडली, चोक कुंडली में क्या होता है? चोक कुंडली एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस कुंडली का प्रेरकत्व काफी ऊंचा तथा प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है। फिर से सुनिए, क्या होता है? प्रेरकत्व, इंडक्टेंस L बहुत हाई होता है, और जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है? ना के बराबर बिल्कुल होता है। चोक कॉइल का L जो होता है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व होता है वेरी हाई,
और इसका जो रेसिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो बहुत कम होता है, वेरी लो। कैसे किया जाता है? इसके लिए हम जो कॉइल उसमें लपेटते हैं, उस कॉइल के फेरे ज्यादा लपेटते हैं। जब फेरे ज्यादा रखोगे तो प्रेरकत्व तो हाई हो जाएगा। और जो कॉइल हम लपेटते हैं उसका जो तार होता है वो मोटा तार लपेटते हैं। क्यों? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल अपॉन ए। तार जितना ज्यादा मोटा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस उतना कम होगा। तो चोक कॉइल में हम जो कॉइल लपेटते हैं उस तार के बहुत फेरे लगाते हैं, लेकिन तार कैसा होता है? मोटा। तो तार मोटा होने की वजह से प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, और फेरे ज्यादा होने की वजह से उसका प्रेरकत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सर्किट लगभग लगभग कैसा हो जाता है? शुद्ध प्रेरकत्व वाला सर्किट। आप खुद सोचिए, L वेरी हाई, R 0 बहुत कम हो गया, तो वो सर्किट लगभग करीब करीब कैसा सर्किट हो गया? शुद्ध प्रेरकत्व वाला सर्किट। शुद्ध प्रेरकत्व वाले सर्किट में फाई का मान कितना होता है? 90। अभी लिखा है हमने। अगर फाई 90 होगा तो औसत शक्ति क्षय चोक कॉइल में कितना हो जाएगा? 0। तो औसत शक्ति क्षय को हमने क्या कर लिया? कम कर लिया। कर लिया। यही वो पूछ रहे थे कि समझाइए कि प्रत्यावर्ती परिपथ में चोक कुंडली के प्रयोग से ऊर्जा क्षय काफी कम हो जाता है। कैसे? ऐसे। समझ आया? तो इसको 4 लाइंस में हम लोग नोट कर लेते हैं जरा। यह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त होने वाली या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त होने वाली एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है? तो यह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त होने वाली एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है? इसमें तांबे के मोटे तार, तांबे के मोटे तार के बहुत से फेरे लपेट कर बनाई गई एक कुंडली होती है। एक कुंडली होती है। ठीक? कुंडली में तार के फेरे अधिक होने से कुंडली में तार के अधिक फेरे होने से
कुंडली का प्रेरकत्व बहुत ऊंचा, प्रेरकत्व यानी कि L बहुत ऊंचा होता है। जबकि मोटे तार के कारण प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है। जबकि मोटे तार के कारण प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है। जबकि मोटे तार के कारण प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है। ठीक है। अच्छा, इसलिए अब देखिए बेटा, ये एक ऐसा डिवाइस बन गई जिसका प्रेरकत्व तो बहुत ऊंचा हो गया, लेकिन इसका प्रतिरोध कैसा हो गया? ना के बराबर। तो इसमें क्या होता है कि प्रेरकत्व तो ऊंचा होने से और प्रतिरोध के बिल्कुल कम हो जाने से इस कुंडली में औसत शक्ति क्षय लगभग शून्य हो जाता है। इसलिए इसमें औसत शक्ति क्षय लगभग शून्य होता है। देखो, बिल्कुल शून्य नहीं होता, लगभग शून्य होता। या आप लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखा था काफी कम हो जाता, तो आप ये लिख सकते हो औसत शक्ति क्षय काफी कम हो जाता है। काफी कम होता है, ये इसमें आ जाता है। तो ये हमने जवाब दे दिया आपको कि चौक कुंडली से प्रयोग से ऊर्जा क्षय काफी कम कैसे हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अथवा में इसमें एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम वो क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में एक अथवा वाला पार्ट भी है। देखो, अथवा वाला भाग, इसमें एक चित्र ये बना हुआ, ये एक न्यूमेरिकल है। लिखा है नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात करिए। इसमें जो फिगर बनाया गया है वो, उसमें एक ये प्रेरकत्व है, एक ये धारिता संधारित्र लगा हुआ है, एक ये प्रतिरोध लगा है। तीनों श्रेणी क्रम में लगे हैं प्रत्यावर्ती सोर्स से। सोर्स का वोल्टेज V इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी है। कई चीज़ें पूछी गई, जैसे पहले पूछा गया फर्स्ट पार्ट पे। देखो, सबसे पहले मैं ये नोट कर लेता हूं कि मुझे दिया क्या गया है। गिवन क्या क्या दिया गया है? देखो, R की वैल्यू कितनी है? 500 ओम। L की वैल्यू देखो कितनी है? 10 हेनरी। और C संधारित्र की धारिता कितनी है? 20 माइक्रोफैरड। इसको अगर आप फैरड में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -6 फैरड, या अगर 0 भी इससे एडजस्ट कर दें तो 2 × 10 टू द पावर -5 फैरड हो जाएगा। अच्छा, एक ये इक्वेशन भी दी गई है, V इज इक्वल टू 200 साइन 100t, 200 साइन 100t। हम एक काम करते हैं, इसकी तुलना हम नॉर्मल जो हमारे पास इक्वेशन होती है वोल्टेज की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, उससे करवा देते हैं। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से करने पर। ठीक, इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो V0 की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो, V0 की जगह 200, देखो तुलना करो, V0 की जगह 200, तो ये 200 वोल्ट। ओमेगा की जगह पर देखो क्या है? 100, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100। और ओमेगा
कोणीय आवृत्ति है रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अच्छा अब ज्ञात क्या करना है वो चीजें मैं यहां पर नोट कर देता हूं। ज्ञात करना है, देखो क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट में बोला धारितीय प्रतिघात, क्या आप बता सकते हैं धारितीय प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स सी। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे एक्स सी फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में बोला प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करोगे? एक्स एल क्वेश्चन मार्क। थर्ड पार्ट पे परिपथ की प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ पार्ट में है धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर, फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और फिफ्थ पार्ट पे है परिपथ में धारा का शिखर मान, आई नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस इतनी सारी बातें आपको मालूम करनी है वन बाई वन। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, एक्स सी निकाल लेता हूं। देखिए फर्स्ट पार्ट एक्स सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है क्या होता है एक्स सी का? 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू देखो बेटा 100 आई है और सी की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁵। तो ओमेगा की जगह 100 और सी की जगह 2 × 10⁻⁵। 1/100 को बउआ आप लिख सकते हो 10⁻2 और वो 10⁻2 फिर इससे ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके बना लेगा 2 × 10⁻³ ऐसे तो हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, एक्स सी इज इक्वल टू, अच्छा इससे इसको कैंसिल कर दें 0.5। तो 0.5 × 10⁻³ नीचे -3 है, न्यूमरेटर में जाके ये पावर कैसी हो जाएगी? +3। इस तरह से एक्स सी की वैल्यू क्या आएगी? 5 × 10⁻⁴। और क्योंकि ये धारितीय प्रतिघात है, धारितीय प्रतिघात भी एक तरीके का संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में लगा हुआ, ओ आई एम सॉरी, ये दशमलव जब इधर जाएगा तो पावर माइनस की होगी और 3 - 1 क्या बचेगा? 2 बचेगा भाई। ठीक है, 500 ओम। तो मैं ये बता रहा था कि धारितीय प्रतिघात भी संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग पर लगाया गया एक प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका भी यूनिट ओम में ही आता है। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या होगा। सेकंड पार्ट में हमको एक्सएल पता लगाना है। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ओमेगा 100 या 10⁻², ओमेगा 100 या 10⁻²। एल की जगह पर 10 हेनरी। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 10⁻³ ओम या 1000 ओम, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट पे क्या है? परिपथ की प्रतिबाधा Z पता लगाना है। ये पूरा LCR सर्किट है, क्या आप बता सकते हैं LCR सर्किट में परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? √R² प्लस XL डिफरेंस XC होल स्क्वायर। √R² प्लस XC डिफरेंस XL का होल स्क्वायर। XL और XC का डिफरेंस यानी कि जो बड़ा हो उसमें छोटा वाला माइनस कर दो। अब हम देख रहे हैं कि XC की वैल्यू ये 500, ये 1000, तो XL बड़ा है फिर, इसलिए यहां पर हम डिफरेंस लगा देते हैं। ठीक है, देखिए Z इज इक्वल टू √R की वैल्यू क्या है बेटा? 500 ओम। तो यहां 500 का स्क्वायर लिख देंगे। और इसको देखिए जरा, XC और XL का डिफरेंस चाहिए, मतलब XL और XC में जो बड़ा हो उसमें छोटा वाला माइनस करना है।
तो XCl है 1000 और XC तो 500 ओम है, तो 1000 में 500 माइनस करेंगे, 500 बच जाएगा और 500 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से Z इज इक्वल टू, देखो बेटा 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर बराबर 2 500 स्क्वायर, एक 500 स्क्वायर और एक 500 स्क्वायर मिलकर 2 500 स्क्वायर हो गए ना। अब आप देखें Z इज इक्वल टू 500 स्क्वायर का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, तो 500 अंडर रूट 2 और प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है ओम। ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट पे देखो, फोर्थ पार्ट पे आपको निकालना है फाई की वैल्यू, कलांतर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा कलांतर के लिए बताइए। tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, और अगर XC बड़ा होता तो फिर XC माइनस XL लिखते। ठीक है, XL है 1000, XC की वैल्यू है 500 और R भी है 500। 1000 माइनस 500 करोगे तो 500। अब 500 बटे 500 1 आ गया, तो tan फाई की वैल्यू 1 आ गई। हम 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। दोनों पक्षों की तुलना करवाएंगे तो फाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पाई बाई 4 रेडियन, या आप कह सकते हैं 45 डिग्री। तो परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर कितना होगा, 45 डिग्री। आगे इसमें है परिपथ में धारा का शिखर मान, ये फिफ्थ पार्ट है। धारा का शिखर मान मतलब आई नॉट। बताइए आई नॉट की वैल्यू क्या होगी। आई का फॉर्मूला होता है V अपॉन R, नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो आई नॉट की वैल्यू होगी V नॉट अपॉन Z। ये फॉर्मूला आई नॉट के लिए बनेगा। महत्तम धारा बराबर महत्तम वोल्टेज बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध मतलब परिपथ की प्रतिबाधा। अब आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू बेटा देखो 200 है, और Z की वैल्यू कितनी आई है 500 अंडर रूट 2। 500 अंडर रूट 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो गया। एक काम भी कर दो, अंडर रूट 2 से अंश और हर दोनों जगह गुणा करवा दो, तो आई नोट की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू अंडर रूट 2 है ना बेटा 1.414। याद नहीं आया आपको, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक, तो 2 की जगह 2 लिखा, अंडर रूट 2 की जगह 1.414। और ये क्या हो गया बउआ देखो, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को 5 से किया 10, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2.828 अपॉन 10। एक जीरो हटेगा तो एक अंक दशमलव और इधर खिसक जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो यह आ जाएगा 0.2828 एम्पियर। परिपथ में बहने वाली महत्तम धारा का मान इतना निकल आएगा आपका। इस तरह से 8 नंबर का जो अथवा वाला पार्ट था उसके सारे हिस्से न्यूमेरिकल के हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा है पीएन संधि के लिए ह्रासी स्तर तथा रोधिका विभव की व्याख्या करिए। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगदृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है ये भी आपको बता। तो इसमें आपको 3 चीज़ों के बारे में जिक्र करना है। पहला ह्रासी स्तर क्या हो, दूसरा रोधिका विभव के बारे में बताइए, और तीसरा पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगदृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है इसके बारे में भी आपको बताना है। ये जो ह्रासी स्तर लिखा है और रोधिका विभव, ये हो सकता है नए वर्ड हैं हम लोगों के लिए,
लेकिन मैं आपको बताऊं ह्रासी स्तर का मतलब होता है अवक्षय परत, और रोधिका विभव का मतलब होता है विभव प्राचीर। ठीक है, मैं इसको नोट कर देता हूं आपके सामने। इनमें जो दो शब्द आ रहे हैं, पीएन संधि के लिए ह्रासी स्तर, पीएन संधि के लिए ह्रासी स्तर, इसका मतलब है अवक्षय परत। अवक्षय परत। और एक है पीएन संधि के लिए रोधिका विभव। इसका मतलब है विभव प्राचीर। तो ये काफ़ी शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो समझने में। अवक्षय परत जिसको आप बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है, और विभव प्राचीर को या रोधिका विभव को बोलते हैं अंग्रेजी में पोटेंशियल बैरियर। ठीक, अब इन दो का जिक्र करना है सबसे पहले आपको। तो सबसे हम पीएन संधि के लिए ह्रासी स्तर बताते हैं। पीएन संधि के लिए ह्रासी स्तर, क्या आप में से किसी को याद है कि पीएन संधि के लिए अवक्षय परत क्या होती है? देखो सुनिए, पीएन संधि जब बनती है तो पीएन संधि के दोनों ओर, दोनों ओर मतलब पी क्षेत्र और एन क्षेत्र, दोनों तरफ पीएन संधि के दोनों ओर एक ऐसा भाग जहां पर कोई भी बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं होता। तो जैसे ही जंक्शन बनती है, जैसे ही हम जो भी हमारा प्रोसेस है, जैसे ही हम जंक्शन को बनाते हैं, ये जो जंक्शन होती है बीच की, इसके थोड़ी दूर तक पी क्षेत्र में और थोड़ी दूर तक एन क्षेत्र में कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं होता। ये एक लेयर टाइप की बन जाती है, एक परत टाइप की बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं अवक्षय परत, या एक और नाम आज सामने आया देखो, ह्रासी स्तर। ठीक है, बस इतना सा इसके बारे में बताना है, लिख देते हैं। पीएन संधि के दोनों ओर पीएन संधि के दोनों ओर वह क्षेत्र जहां पर बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं होते। पीएन संधि के दोनों ओर वह क्षेत्र जहां पर बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं होते हैं, एक परत जैसा बन जाता है। इसी परत को अवक्षय परत
या ह्रासी स्तर, अवक्षय परत या ह्रासी स्तर कहा जाता है। ठीक, एक बार फिर से देख लें। पीएन संधि जहां जंक्शन बनती है वहां उसके दोनों ओर वह क्षेत्र जहां पर बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं होते हैं एक परत जैसा बन जाता है। ये थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। इसी परत को अवक्षय परत या ह्रासी स्तर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज को बताना है, रोधिका विभव। तो पीएन संधि के लिए रोधिका विभव, पीएन संधि के लिए रोधिका विभव, पीएन संधि के लिए रोधिका विभव, जिसे विभव प्राचीर कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। क्या होता है देखो, ये अभी आपने अवक्षय परत पढ़ा, ह्रासी परत, ह्रासी स्तर। आप सभी को याद होगा अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच का जो वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है, उसी को बोला जाता है विभव प्राचीर। ठीक, तो देखो कैसे लिखेंगे। पीएन संधि में पीएन संधि में ह्रासी स्तर, ह्रासी स्तर मतलब अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को, पीएन संधि में ह्रासी स्तर यानी कि अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को पीएन संधि के लिए रोधिका विभव, या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है विभव प्राचीर। रोधिका विभव यानी कि विभव प्राचीर कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, देखो पीएन संधि में ह्रासी स्तर यानी कि अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को पीएन संधि के लिए रोधिका विभव या विभव प्राचीर कहा जाता है। रोधिका विभव क्यों नाम है? इस वजह से रोधिका विभव क्योंकि जो ये विभव प्राचीर है ना, ये संधि में जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं उनके विसरण को रोक देता है, डिफ्यूजन को रोक देता है। जैसे ही जंक्शन बनती है तो जंक्शन के समीप पी क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक होल्स और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन्स संधि के आर पार डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, विसरित होने लगते हैं। पी क्षेत्र के होल एन में जाने लगते हैं, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स पी में आने लगते हैं और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में होता क्या है कि जंक्शन के थोड़ी दूर तक इधर पी क्षेत्र में और थोड़ी दूर तक इधर एन क्षेत्र में कोई सारे बहुसंख्यक वाहक डिफ्यूज हो चुके होते हैं, खत्म हो जाते हैं, कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बचता ही नहीं वहां। तो ये एक लेयर जैसी बन जाती है। मैं इसको एक फिगर बनाकर देखो आपको बताता हूं, यहां पर मैं बना देता हूं फिगर। ये देखिए, ये है पीएन जंक्शन। ठीक, इधर एक पी क्षेत्र का और एक एन क्षेत्र के हमने ऐसे लगा दिए गुट के। अब ये है पी रीजन और ये है एन रीजन। पी रीजन में बहुसंख्यक वाहक कौन होंगे? कोटर। ठीक, ऐसे। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक
इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो जंक्शन आप देख रहे हैं, ये जंक्शन, मेनली यही जंक्शन है, ठीक। जंक्शन के थोड़ी दूर तक इधर और थोड़ी दूर तक इधर आप देखिए कोई भी बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं है। तो ये जो एक लेयर टाइप की बन जाती है ना, इस लेयर का ही नाम रखा गया है ह्रासी स्तर। और एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए। अब पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो किस प्रकार का होता है, वैद्युत उदासीन होता है या नेगेटिवली चार्ज्ड होता है? कैसे? नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो पीस रहेगा वो कैसा होगा, उदासीन या नेगेटिवली चार्ज्ड होगा? ये बात साफ जाहिर करती है कि आप बहुत दिन से इस लेसन को पढ़े नहीं हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम इसलिए एन टाइप पड़ा, इसलिए नेगेटिव टाइप पड़ा, क्योंकि इसके आवेश वाहक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। इसका अपना खुद का जो नेट चार्ज है वो जीरो ही रहता है। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो नेट चार्ज होता है वो जीरो रहता है। फिर इसका नाम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि इसके भीतर जो चार्ज कैरियर हैं वो होल्स हैं, और होल्स किस प्रकार के पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम पॉजिटिव टाइप है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है ऐसा नहीं है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इसका मतलब उसका नेट चार्ज नेगेटिव ऐसा नहीं है। नेट चार्ज दोनों के जीरो ही हैं। अब आप सोचिए कि जब एन टाइप सेमीकंडक्टर से थोड़े से नेगेटिव चार्ज निकलकर, पहले एन टाइप कैसा था, उदासीन, अब इससे थोड़े इलेक्ट्रॉन निकल के पी टाइप में आ गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, और जिसकी वजह से ये सिरा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्रवेश कर गए, पहले ये उदासीन था, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए, तो इसका ये सिरा कैसा हो गया, नेगेटिव। तो अवक्षय परत का एक सिरा पॉजिटिव, एक सिरा नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से अवक्षय परत की दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। किसका पोटेंशियल हाई है, किसका लो, एन टाइप का कि पी टाइप का? हाई किसका है, एन टाइप का हाई है, क्योंकि एन टाइप का सिरा कैसा हो गया, प्लस, और ये लो हो गया, तो इनमें एक विभव में अंतर उत्पन्न हो गया, वो विभवांतर ही रोधिका विभव है। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब ना तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर आ सकते हैं और ना इधर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उधर जा सकते हैं, इसलिए ये दोनों प्रकार के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या कर देता है, रोक देता है, इसलिए इसका नाम रख दिया रोधिका विभव। क्लियर? अब आगे इसमें लिखा हुआ है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। दिष्टकारी को अंग्रेजी में रेक्टिफायर कहते हैं ना। बताइए दिष्टकारी कौन होते हैं? वो डिवाइसेस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दिष्टकारी, रेक्टिफायर। और जो डीसी को एसी में चेंज करते हैं वो इन्वर्टर होते हैं। देखो फिर से,
अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने वाली डिवाइस रेक्टिफायर। ओके, और डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करने वाली डिवाइस इन्वर्टर। तो ये आप थोड़ा याद रख लें, ये रेक्टिफायर को हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं। अच्छा, तो ये पीएन संधि डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर हमको यूज करना है। सबसे पहले ये देखना होगा इसके लिए कि इसका जो सर्किट डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा। ठीक, इसका हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखना चाहते हैं। सर्किट डायग्राम देखो, आपको इसमें एसी को डीसी में बदलना है इसकी मदद से। इसमें हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एसी आखिरकार डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जो ये पीएन जंक्शन होते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देते हैं, पर याद रहे ये कभी भी सर्किट के वोल्टेज को चेंज नहीं कर पाते। ये करंट के नेचर को चेंज कर देंगे लेकिन कभी भी वोल्टेज को बदल नहीं पाते। यही रीजन है कि आपको आपके घरों में एसी सप्लाई मिलती है, लेकिन आपको अपने घरों के अधिकतर उपकरण चलाने के लिए कौन सी करंट जरूरी पड़ती है? डीसी। अब एसी को हम डीसी में बदलना चाहते हैं, बाई चांस हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आती है वो आती है 220 वोल्ट पर, और हमें अपना टेलीविज़न चलाना है और हमारा टेलीविज़न है 120 वोल्ट का। अब आप सोचें कि अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज कितना है जो हमको सप्लाई मिल रही है? 220। हमें जो टेलीविज़न चलाना है वो हमारा टेलीविज़न कितने वोल्ट का है? 120। तो क्या चल जाएगा डायरेक्ट? नहीं चलेगा। उसके लिए मुझे कैच करना पड़ेगा। देखो फिर से सप्लाई मिली क्या? 220 वोल्ट एसी, ये सप्लाई मिली आपको। आपको उसे चलाना क्या है? टेलीविज़न। टेलीविज़न को क्या चाहिए? 120 वोल्ट डीसी, एसी नहीं चाहिए उसको। समझ आ रहा है? फिर से बताइए, सप्लाई कितनी मिली आपको? 220 वोल्ट एसी। टेलीविज़न चलाने के लिए 120 वोल्ट डीसी। तो ना सिर्फ हमें नेचर बदलना है उसका, बल्कि वोल्टेज भी उसका चेंज करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि पीएन जंक्शन नेचर तो बदल देगा, एसी को तो डीसी में कर देगा, लेकिन 220 को 120 नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या करेंगे बताइए? ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। वेरी गुड। और क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी सर्किट में काम नहीं करते, ट्रांसफार्मर डीसी सर्किट में काम, तो एक बार अगर आपने पीएन जंक्शन से करंट को डीसी में बदल दिया फिर आप वोल्टेज बदल नहीं सकते उसका, क्योंकि डीसी में काम नहीं करेगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सिर्फ कहाँ काम करेगा? एसी में। तो जो सप्लाई आपके घर में आती है पहले ही आप वोल्टेज बदल लो उसका, क्योंकि एक बार अगर करंट डीसी में बदल गई फिर आप वोल्टेज बदल नहीं पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए वोल्टेज 220 को 120 करना है, पहले ही चेंज कर लो आप। इसीलिए हम एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और डीसी साइड में लगाएंगे कि एसी साइड में? एसी साइड में लगाएंगे। अब देखिए सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा। यहां पर मैंने एक एसी सोर्स बना दिया, सबसे पहले जिस एसी को हमें डीसी में बदलना है, जो सप्लाई हमें दी जा रही है इनपुट को हम सबसे पहले उस ट्रांसफार्मर में ले जाएंगे जो ट्रांसफार्मर हमारे यूज के लायक करंट को वोल्टेज देगा। 220 को 120 करेगा, 50 करेगा, जो भी चाहिए वो करेगा उसको। तो ये एक ट्रांसफार्मर, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर का सिंबल बना दिया। देखो ये हमने ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाया। और बेटा आप सभी लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर की इस कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और इस कॉइल को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। अब ये बीच में जो दो लाइनें हम बनाते हैं सिंबल, ये क्या बनाया?
इस ये बनाई गई है क्रोड, जिस पर हम कॉइल्स को लपेटते हैं, तो ये क्रोड का सिंबल बनाया गया है। बीच में एसी सोर्स है, इनपुट है ये। सबसे पहले इनपुट को कहाँ लाते हैं? ट्रांसफार्मर में। तो ये हमने यहाँ पर क्या बना लिया? ट्रांसफार्मर बना लिया, ताकि इससे हम रिक्वायर्ड वोल्टेज बना सकें। अब ट्रांसफार्मर में जब ये रिक्वायर्ड वोल्टेज बदल गया, 220 को 120 एसी कर लिया, मान लेते हैं सपोज दिस इज 220 वोल्ट एसी, और हमको हमारी टेलीविजन के लिए कितना चाहिए? तो ये इसने क्या कर दे, ये क्या कर देगा? 120 वोल्ट डीसी बना, नहीं सॉरी, 120 वोल्ट क्या बनाएगा अभी ये? हाँ, 120 वोल्ट का एसी बना देगा। ये डीसी नहीं बना पाएगा। डीसी में अब इसको कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम इसे एक जंक्शन डायोड में भेजेंगे। ये जंक्शन डायोड है, ये जंक्शन डायोड का पी क्षेत्र है, ये जंक्शन डायोड का एन क्षेत्र है, और यहाँ पर आकर के इसको ऐसा कनेक्ट कर देंगे। और डीसी जो हमको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? तो यहाँ कहीं हम डीसी ले लेंगे, और डीसी जिसमें भी चाहिए, आपको टेलीविज़न चलाना है, फैन चलाना है, आपको जो भी आपको डीसी से चलाना है, उसको लोड यहाँ पर आप लगा देंगे। ये लोड रेसिस्टेंस है, ठीक है। इन दोनों सिरों के बीच सपोज M एंड दिस पॉइंट इज N, M और N इनके बीच जो लोड रेजिस्टेंस लगा है, इसी पर हमको डीसी चाहिए, रिक्वायर्ड डीसी। इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, ठीक। बस इस तरीके का सर्किट हमको बनाना पड़ेगा। ये एक पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन बना दिया, ठीक है। बस इतना सा मुझे बनाना है। एक काम कर लेते हैं, द्वितीयक कुंडली जो ट्रांसफार्मर की है, उसका एक सिरे को ए मान लेते हैं और दूसरे सिरे को बी मान लेते हैं, ठीक। अब आप देखो, जो आप सप्लाई दे रहे हो, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट में मिलेगा तो क्या मिलेगा? ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट एसी को 120 वोल्ट एसी में कन्वर्ट किया, और ये डायोड क्या कर देगा? जंक्शन डायोड, ये इसको बना देगा 120 वोल्ट डीसी बना देगा। बात समझ आई आपको? ठीक। अब हमको ये देखना है कि ये कैसे होगा। उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाना चाहता हूँ। इसको हम हटा देते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ग्राफ बना के हम दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इनपुट एसी का ग्राफ हम बनाएंगे। इनपुट एसी का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, आप सभी लोग जानते हैं इसे, इस तरह का ग्राफ होता है। इस तरह से ऊपर की करंट पॉजिटिव और नीचे करंट माइनस। हम ये मान लेते हैं कि करंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन की करंट, ठीक है। इधर की तरफ ये टाइम के साथ करंट फ्लो हो रही है, ये करंट, और इधर की तरफ टाइम। अब आउटपुट डीसी कैसे बनाएंगे? आउटपुट डीसी को हम यहां बनाएंगे। ये देखिए, इसको हम यहां पर बनाएंगे, जो आउटपुट हमको मिलेगा, आउटपुट डीसी। आउटपुट में डीसी मिलने वाला है ना हमको।
आउटपुट डीसी। अभी हम बनाएंगे नहीं, जब हम इसमें समझेंगे तो उसको बनाएंगे फिर। अब बताइए, सबसे पहले इसकी वर्किंग देखो कैसे ऐसा हो सकता है। देखिए सभी लोग ध्यान से, इसमें क्या होता है कि जब प्रत्यावर्ती धारा का ये ग्राफ देखिए, इनपुट ऐसा होगा, प्रत्यावर्ती धारा का जो फर्स्ट हाफ साइकिल होगा वो किस तरफ है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन पे। ठीक है, तो मान लिया कि जब प्रत्यावर्ती धारा का पहला आधा चक्र आएगा तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए पॉजिटिव और सिरा बी नेगेटिव विभव पर आ जाएगा। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो पहले ए को नेगेटिव बी को पॉजिटिव मान के करो, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज मानकर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं मान लेता हूं कि जब शुरू होता है तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए पॉजिटिव पोटेंशियल और बी नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में। आधा चक्कर ऊपर आधा चक्कर नीचे, फिर आधा चक्र ऊपर आधा चक्र नीचे। पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए पॉजिटिव, सिरा बी नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया तो पी क्षेत्र किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव, और एन क्षेत्र देखो डायोड किस प्रकार का हो गया, अग्रभिनत है कि उत्क्रम अभिनत, अग्रभिनत। और अग्रभिनत दशा में संधि डायोड अपने अंदर से धारा को बहने देगा कि नहीं बहने देगा, बहने देगा। किधर की तरफ अलाउ करेगा, एन से एम से एन की ओर, नहीं डायोड में पहले बताइए, पी से एन की ओर। तो डायोड अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देगा पी से एन की ओर। अब करंट इसमें ऐसे फ्लो होगी, फिर यहाँ पर आएगी तो ऐसे, यहाँ पर आएगी तो करंट ऐसे, यहाँ पर करंट ऐसे, इस कॉइल में करंट ऐसा ऊपर की तरफ, और यहाँ फिर करंट ऐसे चली जाएगी। ये जो हमारा बाय परिपथ है लोड, इसमें करंट किधर से किधर बही, एम से एन। हम ये मान लेते हैं कि अगर करंट एम से एन की ओर फ्लो होगी तो उस ग्राफ को हम ऊपर बनाएंगे, अगर एन से एम की ओर फ्लो होगी तो नीचे बनाएंगे। तो ऊपर वाला हमने हिस्सा किसके लिए छोड़ दिया, एम टू एन के लिए, और नीचे वाले हिस्से में हम एन टू एम के लिए बनाएंगे। तो ये आप देखे रहे ना, जब भी करंट एन से एम बहे तो हम उस ग्राफ को नीचे बनाएंगे, और अगर एम से एन बहेगी तो ऊपर बनाएंगे। अब देखो ध्यान से, प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव माना, उस वक्त संधि डायोड डी अग्रभिनत होता है और लोड प्रतिरोध में एम से एन की ओर धारा को बहने के लिए अलाउ करता है। अब आउटपुट मिला कि नहीं मिला बताइए, यहां पर आउटपुट मिलना है, मिला कि नहीं मिला, मिला। किधर से किधर की तरफ, एम से एन। तो ग्राफ ऊपर बनाए कि नीचे बनाए, ऊपर बनाना चाहिए ग्राफ। इस आधे चक्र में ये काम हुआ है तो ऊपर हमने बना दिया, ठीक है। अब फिर ध्यान से देखो, अगला आधा चक्र आया, कौन सा वाला, ये वाला। इस आधे चक्र में क्या होगा, द्वितीय कुंडली, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस का सिरा ए नेगेटिव हो जाएगा, सिरा बी पॉजिटिव हो जाएगा। अब ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया। अब संधि डायोड बताइए, नेगेटिव से ये कनेक्ट हो गया पी क्षेत्र और पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया एन क्षेत्र। तो पी क्षेत्र नेगेटिव से, एन क्षेत्र पॉजिटिव से, संधि डायोड उत्क्रम अभिनत हो गया। और उत्क्रम अभिनत संधि डायोड अपने अंदर से करंट को फ्लो होना अलाउ करता है कि नहीं करता, नहीं करता। तो परिपथ में धारा को बहने नहीं देगा। मतलब दूसरा आधा चक्र जब आया तो आउटपुट में करंट कितनी बही, जीरो, करंट फ्लो ही नहीं हुई। यानी कि ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए कि नीचे, कहीं नहीं जाना चाहिए, इसी लाइन पर ऐसे साथ साथ चलना चाहिए, ऐसे। समझ आया। फिर आधा चक्र आएगा, अगला वाला, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये जब अगला आधा चक्र, पहले ये आया फिर ये आया, अब ये आएगा अगला आधा चक्र। अगले आधे चक्र में फिर से ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस का सिरा एक ऐसा हो गया प्लस,
और सिरा बी कैसा हो गया, माइनस। अब जब ये प्लस हो गया तो पी क्षेत्र किससे जुड़ा है, प्लस, और एन क्षेत्र किससे जुड़ा है, माइनस से। पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, डायोड कौन से बायस में आया, अग्राभिनत, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन अपने अंदर से करंट को अलाउ करता है कि नहीं करता, करता है। अलाउ करेगा तो किस तरफ करेगा, पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ, मतलब ऐसा। यहाँ पी से एन फ्लो होगी करंट, फिर यहाँ ऐसे आएगी, यहाँ ऐसे आएगी, तो लोड में किधर से किधर करंट फ्लो हुई। हाँ, और ग्राफ में हमने क्या डिसाइड कर रखा है, एम से एन होगी तो ऊपर ग्राफ बनाएंगे, और एन से एम होगी तो ग्राफ को नीचे बनाएंगे। तो ऊपर बनाना चाहिए कि नीचे, ऊपर। क्यों, क्योंकि एम से एन की ओर इस बार भी करंट फ्लो हो रही है, तो ग्राफ को हमें ऐसा ऊपर बनाना चाहिए। समझ आया, एन से एम की ओर तो फ्लो ही नहीं हुई ना, एन से की ओर फ्लो होती तो हम नीचे बनाते। ठीक है, अब फिर से अगला आधा चक्कर आएगा, कौन सा वाला, ये वाला हाफ साइकिल आएगा। जब ये हाफ साइकिल आएगा तो मान लिया कि पुनः ए कौन से पोटेंशियल पर आ जाएगा, नेगेटिव, और बी पॉजिटिव। ए नेगेटिव हो जाने से और बी पॉजिटिव हो जाने से पी क्षेत्र नेगेटिव से और एन क्षेत्र पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। अब पी क्षेत्र नेगेटिव और एन क्षेत्र पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाने का मतलब संधि डायोड कैसा हो गया, उत्क्रम अभिनत, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड करंट को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करता, तो करंट फ्लो ही नहीं होगी। जब ये फ्लो ही नहीं होने देगा तो यहाँ एम से एन में जो लोड रेजिस्टेंस है, कितनी करंट आएगी, 0। तो ग्राफ को हमें ऊपर बनाना चाहिए, नीचे बनाना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए, ऊपर ना नीचे, क्योंकि करंट आई ही नहीं उतनी देर तक। तो टाइम एक्सिस के साथ साथ ऐसे बना देना चाहिए। यहां नो करंट, कोई करंट नहीं है यहां पर, नो करंट, नो करंट। और यहां करंट है और एम से एन की ओर है। और आप देखिए इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा इनपुट एसी था, इनपुट एसी का ये पहला आधा चक्र, ये दूसरा आधा चक्र, पहला मतलब ये पहला अर्ध चक्र, ये दूसरा अर्ध चक्र, फिर अगला ये आधा चक्र, अगला आधा चक्र। आप एक चीज गौर से देख सकते हैं, आउटपुट में जो करंट मिल रही है वो हर बार लोड में किधर से किधर मिल रही है, आपको लोड में हर बार एम से एन मिल रही है। क्या कभी एन से एम बह रही है, नहीं। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई है, बिल्कुल फिक्स हो गई है, एक दिशीय करंट हो गई है। और एक दिशीय करंट को ही बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो एसी हमने दिया कैसा, इसको ऐसा, दोनों डायरेक्शन वाली, लेकिन करंट हमको मिल कैसी रही है, केवल एक डायरेक्शन वाली। तो एसी को हमने किसी में बदल दिया, डीसी में बदल दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसकी, प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी एसी हम इसको देते हैं वो उस एसी के केवल आधे चक्र को ही डीसी में बदल पाती है। देखो इस आधे चक्र का दिष्टकरण किया इसने, बाकी जब ये आधा चक्र आया उतनी देर तक सर्किट में करंट को फ्लो ही नहीं होने दिया, तो बहने ही नहीं दिया, बर्बाद हो जाने दिया उसने, वेस्ट कर दिया हमारी करंट। फिर जब ये वाला हाफ साइकिल आया तो फिर उसने सर्किट में करंट को एम से एन की ओर बहने दिया और अगले आधे चक्र में करंट को फ्लो ही नहीं होने दिया, वेस्ट कर दिया। तो कहने का मतलब यूं, ये हम जो भी इसको इनपुट देते हैं उसमें से काफ़ी पार्ट उसका ये क्या कर देती है, वेस्ट कर देती है। सिर्फ आधे आधे चक्र को ही रेक्टिफाई कर पाती है, इसलिए इसका नाम रखा। देखो हमने जो वेव दी वो इस तरीके की वेव दी है, फुल वेव दी हमने, इसने हमको जो वेव वापस करा केवल आधी वेव का ही रेक्टिफिकेशन करके दिया है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ये इसका रीजन है, ये इसका नाम पड़ गया। अब आप मुझे बताएं, समझ आ गई सारी बात। अब इसको हम शब्दों में, इसकी जो वर्किंग है उसको हम नोट कर लेते हैं जरा 4 लाइनों में।
देखिए आप भी, इसकी जो क्रियाविधि है उसमें लिखा गया है कि माना निवेशी प्रत्यावर्ती धारा के पहले अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक, जैसे अभी समझाया था हमने आपको, तथा सिरा बी ऋणात्मक होता है, अतः डायोड अग्रभिनत हो जाता है। डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और लोड प्रतिरोध में धारा को M से N की ओर प्रवाहित होने के लिए अलाउ करता है। अब निवेशी प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए ऋणात्मक और सिरा बी धनात्मक होता है, अतः डायोड उत्क्रम अभिनत हो जाता है और लोड प्रतिरोध में धारा के प्रवाह को अनुमत नहीं करता। यही क्रिया बार बार चलती रहती है जैसे कि अभी हमने बताया, ठीक है। और क्योंकि ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आधी तरंग का दिष्टकरण करता है इसलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। हम चाहें, देखो यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है, उसका आगे का थोड़ा पोर्शन मैंने यहाँ नोट कर दिया है, आप ये लिख दीजिएगा। और यहाँ पर हम चाहें तो एक लाइन पे लिख सकते हैं, क्योंकि यह निवेशी एसी के केवल आधे भाग का ही दिष्टकरण करता है, इसलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक, बस इतना सा आपको और लिख देना है कि यह निवेशी प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग का ही दिष्टकरण करता है, इसीलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको आप तैयार करके अच्छे से प्रिपरेशन आप कर लीजिए। और ये इसके साथ, इस सेट के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो 2020 आपका है उसके 2020 के सारे सेट अनसॉल्व्ड में जो भी थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब फिजिक्स को आप एक काम करेंगे कि इसको हम यहीं रोक देंगे। आप अपने आप से जो आपको पूरा थ्योरी का पोर्शन पढ़ाया गया है, फिर उसके बाद जो भी आपको ये पूरे 2020 के पूरे 7 सेट लगा के 1 से 7 तक के पूरे 1 बाय 1 आपको सॉल्व करवाए गए हैं, इनसे आप प्रिपेयर करिए और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाते रहिए। आप जो चीज़ें, जैसे हमने सेट नंबर 1 से सेट नंबर 7 तक में जो कुछ किया, ज़रूरी नहीं है कि पूरी फिजिक्स सेट 1 से सेट 7 में आ गई हो। अभी बहुत पोर्शन ऐसा है जो इन सेट्स में हमको करने को नहीं मिला, इसलिए उस हिस्से को भी आपको तैयार करना है। अनसॉल्व्ड केवल एक आपकी तैयारी में एक केवल माध्यम होता है जिसकी मदद से आप प्रिपेयर करते रहते हैं इसको। अदरवाइज अनसॉल्व्ड केवल ये नहीं होता कि पूरे क्वेश्चन अनसॉल्व से आएंगे, इसलिए आपका जो हिस्सा इन 7 सेट्स में नहीं आ पाया है उसे भी आपको तैयार करना है अपने घरों में। तो आज के बाद फिजिक्स हम यहीं रोक देंगे, ठीक है। और इसमें इतना ही, आप घर में तैयारी करिए अच्छे से, ताकि आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकें और एग्ज़ाम में आने वाले हर क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें। तो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं फिजिक्स में। आगे अब आप करिए, अब तो आगे फिजिक्स में हम नहीं देखेंगे, अब आप प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास पे, ठीक है। थैंक यू।